जिस टॉपिक की बात कर रहे थे, समझ रहे थे, और आज हम लोग फिर से उसी टॉपिक को समझेंगे, बात करेंगे, इमेज देखेंगे। तो वो टॉपिक है आपका पेंटिंग्स, चित्रकला। और चित्रकला में अब हम लोग को समझना है फोक पेंटिंग्स, लोक चित्रकला। ये प्योर फैक्चुअल है और बट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैच करने के लिए आ सकता है कि मधुबनी पेंटिंग किधर है, कलमकारी पेंटिंग किधर है, वर्ली पेंटिंग का प्रचलन किस राज्य में है, ये सब पूछे जा सकते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखिए पहला पेंटिंग सामने आ गया, और ये जो फर्स्ट पेंटिंग है इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इसका नाम है मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग। ये पेंटिंग या ये जो लोक चित्रकला है ये किधर पॉपुलर है, किधर प्रचलित है, किधर प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है नॉर्थ बिहार, मिथिला क्षेत्र। मधुबनी, मिथिला, मिथिला इज अ रीजन, तो नॉर्थ बिहार के मिथिला रीजन में ये पेंटिंग पॉपुलर है। ये पेंटिंग बेसिकली महिलाओं द्वारा इसको किया जाता था। पेंटिंग के जो एविडेंस स्टार्टिंग में कहां मिले हैं? वॉल पे मिले हैं, घरों पे मिले हैं, घर के प्रवेश द्वार पे मिले हैं। फिर बाद में चलकर ये पेंटिंग कपड़े पर भी किया जाने लगा और फिर कागजों पर भी किया जाने लगा। इनिशियल लेवल में इसमें नेचुरल कलर्स का यूज होता था, और अब तो खैर सिंथेटिक कलर, केमिकल कलर्स का भी यूज हो रहा है। और इस पेंटिंग में डोमिनेंस किसका है? तो पेंटिंग में डोमिनेंस है फीमेल्स का। महिलाएं इस चित्रकला में सिद्ध हस्त हैं। चित्रकला का विषय वस्तु क्या है? धार्मिक है और पारिवारिक जीवन, विवाह इत्यादि से संबंधित चित्र। आपके एग्जाम में क्या रह सकता है? आपके एग्जाम में रहेगा मधुबनी चित्रकला किधर लोकप्रिय है, किस क्षेत्र में? तो आंसर हो गया आपका नॉर्थ बिहार। अगला जो है ये पेंटिंग, इसका नाम है मंजूषा चित्रकला, मंजूषा। और ये कहां लोकप्रिय है? तो बिहार में एक क्षेत्र है भागलपुर, यानी ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, वहां पर यह चित्रकला लोकप्रिय है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार एरिया का नाम है भागलपुर। क्लियर? यहां इस चित्रकला में किस विषय की प्रमुखता है? तो आंसर है धार्मिक विषयों की प्रमुखता है, रिलीजियस थीम। और इसके अलावा धार्मिक विषय वस्तु के अलावा इसका यहां पर देखिए बेस्ड ऑन फोकलोर ऑफ बिहुला बिसरी। तो बिहुला बिसरी वहां के समझ लीजिए एक तरह के लोक संस्कृति का हिस्सा है, धर्म से ही जुड़ा हुआ है। इनके भी आपको चित्र इसमें मिलेंगे, बिहुला बिसरी के चित्र। क्वेश्चन क्या आएगा आपके एग्जाम में? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मंजूषा चित्रकला किधर, यह किस पार्ट में, किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो बिहार का भागलपुर क्षेत्र। अगला है, यह है कलमकारी। नाम क्यों पड़ा कलमकारी? क्योंकि इसमें कलम के द्वारा चित्र बनाए जाते हैं। किधर पॉपुलर है ये? तो आंसर है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र में कलमकारी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये है राजस्थान का फाड़ चित्रकला, फाड़, जिसमें धार्मिक विषय वस्तुओं की बहुलता है। राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में यह काफी लोकप्रिय है, फाड़ चित्रकला। उसके बाद राजस्थान में एक वैष्णव धर्म का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर है, नाम है नाथ द्वारा। वैष्णव धर्म का क्या एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटर है, वैष्णव धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है नाथ द्वारा। इसके आसपास जिस चित्रकला को बढ़ावा दिया गया उसको हम लोग क्या नाम दिया गया? उसका नाम है पिछवई, पिछवई चित्रकला। सिंपल क्वेश्चन आएगा, पिछवई चित्रकला किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो आंसर है राजस्थान, नाथ द्वारा। फिर हम लोग पहुंच गए बंगाल में। बंगाल में पटुआ चित्रकला, जिसे कालीघाट चित्रकला भी कहते हैं, कलकत्ता में एक बड़ा ही फेमस टेम्पल है कालीघाट मंदिर।
इसी के आसपास इस चित्रकला का उदय हुआ और इसका नाम पड़ा कालीघाट पटुआ चित्रकला। इसमें होता क्या है, तो इसमें मोटे कागज पर चित्र बनाए जाते थे। शुरुआत में धार्मिक चित्रों की बहुलता होती थी और फिर बाद में सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष चित्र भी मिलने लगे। तो कालीघाट पेंटिंग या कालीघाट पटुआ पेंटिंग फ्लरिश्ड इन विच पार्ट, तो फ्लरिश्ड इन एंड अराउंड कालीघाट टेम्पल कोलकाता। इमेज किस पे ड्रॉ किया जाता था डियर, तो इमेज जो ड्रॉ किया जाता था वो एक थिक पेपर होता था जिसे क्या कहते हैं, पटुआ। तभी इसको कहा गया कालीघाट पटुआ पेंटिंग या कालीघाट पटुआ चित्रकला। किस प्रकार के चित्रों की इसमें बहुलता थी, तो देयर वाज डोमिनेंस ऑफ रिलीजियस थिंग इन द इनिशियल फेज, और फिर लेटर ऑन इसमें और क्या आ गया, सेकुलर इमेज या सेकुलर पेंटिंग भी ड्रॉ किए जाने लगे थे। कालीघाट। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट ये बंगाल से ही सटा हुआ एरिया है, नाम है उड़ीसा, और उड़ीसा के भी पटचित्र हैं। तो कभी क्वेश्चन आएगा पटचित्र, तो दो क्षेत्र में पटचित्र पेंटिंग डेवलप किया, फ्लरिश किया। एक है बंगाल, जैसे अभी मैंने नाम आपको बताया, कालीघाट पटुआ चित्र या कालीघाट पटचित्र या बंगाल पटचित्र, और दूसरा क्या है, दूसरा है ओडिशा पटचित्र। किस पे इमेज ड्रॉ किया जाता है, थिक पेपर पे इमेज ड्रॉ किया जाता है, और इसमें आपको रिलीजियस थीम का डोमिनेंस मिलेगा। किसमें, ओडिशा पटचित्र में। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहुंच गए गोंड चित्रकला। इसके बारे में मैं ज्यादा आपको नॉलेज नहीं दे रहा हूं, आप लोग को एमपीपीएससी में यहां के लोकल हिस्ट्री और कल्चर में डिटेल जानना है अबाउट गोंड चित्रकला। उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं कहां पर, लद्दाख में, और लद्दाख में बौद्ध धर्म से संबंधित एक चित्रकला काफी लोकप्रिय है और उसका नाम है थांगका। क्या नाम है भाई, नाम है थांगका। थांगका चित्रकला कहां पर है ये चित्रकला, तो लद्दाख क्षेत्र में। क्लियर, लद्दाख। सामान्यतः जो चित्रकारी की जाएगी वह सूती कपड़ा या रेशम के कपड़े पर की जाती है और इसे फिर मोड़कर स्क्रॉल करके रखा भी जाता है। तो थांगका चित्रकला, लद्दाख, बौद्ध धर्म इसका मुख्य विषय वस्तु है। उसके बाद ये है आपका जादोपटिया चित्रकला। जादोपटिया चित्रकला किधर पॉपुलर है, तो जादोपटिया चित्रकला पॉपुलर है झारखंड के संथाल ट्राइब में। तो झारखंड या छोटा नागपुर क्षेत्र की एक जनजाति है, नाम है संथाल। तो संथाल जनजाति में यह जादोपटिया चित्रकला लोकप्रिय है। आगे बढ़ते हैं, ये पहुंच गए हम लोग पिथोरो चित्रकला। पिथोरो मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात में यह लोकप्रिय है, बट किसके द्वारा इस चित्रकला को संरक्षण दिया गया, तो आंसर है भील जनजाति है मध्य प्रदेश के, और दूसरा गुजरात का एक जनजाति है, नाम है राठवा। राठवा और भील जनजातियों द्वारा इस चित्रकला को संरक्षण दिया गया। इस चित्रकला को काफी सेक्रेड, बड़ा ही पवित्र माना जाता है, और मेल ही बेसिकली इसके पेंटर होते हैं। जैसे मधुबनी चित्रकला के जो पेंटर हैं वो कौन है, तो मेनली फीमेल, और इसके कौन है, तो पिथोरो चित्रकला के जो पेंटर्स हैं वो कौन है, मेल। आगे बढ़ रहे हैं, और ये है क्या, ये है सौरा चित्रकला। सौरा एक तरह का ये भित्ति चित्र है, म्यूरल है, और ये चित्रकला आपको कहां देखने को मिलेगा, ओडिशा में। वहां एक जनजाति है, नाम ही है सौरा या सबर, है ना। वही उसी जनजातियों के द्वारा, सौरा जनजातियों के द्वारा जिस चित्रकला को संरक्षण दिया गया उसका नाम क्या है, सौरा चित्रकला। कहां पर है, ओडिशा। फिर आ गए हम लोग किधर, पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र में जनजातियों के द्वारा जिस चित्रकला को संरक्षण दिया गया है उसका नाम है वर्ली चित्रकला। क्लियर डियर, वर्ली चित्रकला। तो हमारा टॉपिक ओवर हो गया क्या, हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया चित्रकला। तो
हमने एक सबसे आर्ट एंड कल्चर का जो सबसे बड़ा टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया। और सबसे बड़ा टॉपिक क्या था? आंसर है विजुअल आर्ट, यानी दृश्य कला। तो दृश्य कला में हम लोगों ने देखा क्या? देखा, समझा क्या भाई? आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में मैंने आपको बताया बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, और इस टेम्पल आर्किटेक्चर में वी हैव फिनिश्ड द हिंदू टेम्पल्स एंड एज वेल एज जैना टेम्पल्स। उसके बाद यहां से हम लोग आगे बढ़े अपनी यात्रा, और यात्रा हमारी जिस पड़ाव पर रुकी उसका नाम था इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। उसके बाद हम लोग पहुंच गए मॉडर्न एज में, और मॉडर्न एज में आपको मैंने बताया कॉलोनियल आर्किटेक्चर, औपनिवेशिक स्थापत्य कला। उसके बाद फिर स्थापत्य कला से हमने अपना जो है जर्नी बदला, और यात्रा शुरू हुई किसकी? यात्रा शुरू हुई मूर्ति कला या स्कल्पचर का। वेरियस टाइप्स ऑफ स्कल्पचरल स्कूल को हम लोगों ने समझा। उसके बाद फिर पहुंचे कहां पर? चित्रकला में, और चित्रकला को काफी डिटेल हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। अब इसके बाद क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डियर, वो है आपका परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, क्या समझेंगे? इसमें हम लोग जानेंगे, पहले स्टार्ट करूंगा डांस, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डांस है। उसके बाद फिर समझेंगे अबाउट म्यूजिक। म्यूजिक है ना, डांस है, म्यूजिक है। फिर मिसलेनियस। मिसलेनियस में बहुत कुछ आएगा। मिसलेनियस में आपके हो सकते हैं ड्रामा हो, पपेट्री हो, यूनेस्को का इंटेंजिबल लिस्ट हो, फोक डांस, फोक म्यूजिक। तो ये सब किस में आएंगे? मिसलेनियस टॉपिक में। बट बेसिकली हमारा फोकस्ड है डांस और म्यूजिक पे। यहां से क्वेश्चन रहने के चांसेस हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी परफॉर्मिंग आर्ट। हिंदी में परफॉर्मिंग आर्ट को क्या कहते हैं? हिंदी में परफॉर्मिंग आर्ट को कहा जाता है प्रदर्शनकारी कलाएं या अभिनयकारी कलाएं। क्लियर डियर? तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं अबाउट डांस में क्या? क्लासिकल डांस। डांस दो तरह के होते हैं, नृत्य दो तरह के होते हैं, क्लासिकल डांस और फोक डांस, यानी शास्त्रीय नृत्य और फिर लोक नृत्य। नृत्य होता क्या है? डांस क्या होता है भाई? तो डांस सिंपली बॉडी मूवमेंट है, हैंड जेस्चर्स है। और ये जो बॉडी मूवमेंट और हैंड जेस्चर्स है, ये बेसिकली किसी एक थीम को रिप्रेजेंट करता है, किसी एक इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो डांस है क्या भाई? देखिए यहां आ गया, डांस क्या है? एन एक्ट ऑफ मूविंग द बॉडी। बॉडी वो भी कैसा? रिदमिक पैटर्न में, म्यूजिक के साथ, संगीत के साथ आपको अपना है ना बॉडी का मूवमेंट करना है, और जो किसको दर्शाता है, जो कि एक्सप्रेस करता है इमोशन या आइडिया को। तो नृत्य है क्या? नृत्य जो है शरीर का संचलन है, हस्त मुद्राएं और शरीर का संचलन या मूवमेंट, जिसके द्वारा किसी एक भाव, किसी एक इमोशन या किसी एक विचार को प्रकट किया जाता है। तो जिसके द्वारा विचार या भाव को प्रकट किया जाता है। तो बॉडी मूवमेंट, वो भी कैसा? रिदमिक, अकॉर्डिंग टू द म्यूजिक। तो ये तो केवल समझने के हिसाब से मैंने बताया। अब हम लोग को जानना है क्लासिकल डांस के कुछ बेसिक फीचर्स। हालांकि आपको बता दूं, ये जो बेसिक फीचर्स हैं ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने क्लास के स्टार्ट में ही कहा था कि हम लोग कंसेप्ट और फैक्ट दोनों को समझते हुए चलेंगे। तो डांस का बेसिक फीचर्स की जानकारी हमें मिलती कहां से है? तो एक बुक है, नाम है नाट्य शास्त्र, जिसके ऑथर कौन है? भरत मुनि। लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी या दूसरी सदी ईसवी के बीच में एक किताब लिखी गई थी, और इसमें आपको भारत के जो भारत का शास्त्रीय नृत्य है, जो क्लासिकल डांस है,
उसके आपको बेसिक रूल्स इसमें देखने को मिलेंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स। तो भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है उसके सिद्धांत हमें किसमें, किस किताब में, किस पुस्तक में देखने को मिलती है? उत्तर है नाट्य शास्त्र। और इसके ऑथर कौन है? तो इसके लेखक हैं भरत मुनि। क्लियर? भरत मुनि। भरत मुनि ने कौन सी बुक लिखी? आंसर है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक। यस। अब देखिए, शिव को कहा जाता है नटराज, यानी लॉर्ड ऑफ द डांसर। शिव है नटराज, यानी नर्तकों के राजा हैं। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि नृत्य के प्रवर्तक, फाउंडर, क्रिएटर कौन है? शिवा, लॉर्ड शिवा। तो नृत्य के सृजक, प्रवर्तक, संस्थापक, सृष्टिकर्ता कौन है? शिव। क्लियर डियर? पहला पॉइंट। दूसरा नंबर, शिव के लिए जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, वह क्या है? स्टेज है। इसी पर क्या है? शिव नृत्य करते हैं। अब नृत्य दो तरह का होता है। क्या होता है भाई? दो तरह का नृत्य। एक होता है तांडवा, यानी तांडव नृत्य, और दूसरा होता है लस्य। तांडव नृत्य भी दो प्रकार का होता है, रौद्र तांडवा और आनंद तांडवा। रौद्र तांडवा और आनंद तांडवा, जब शिव प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे, प्रसन्न चित्त रहेंगे और वह नृत्य कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आनंद तांडव। और जब शिव को गुस्सा आएगा, सृष्टि का विनाश करना होगा, या सृष्टि के विनाश से संबंधित जो नृत्य शिव करते हैं, उसको कहा गया है रौद्र तांडवा। क्लियर? लस्य कैसा होता है? लस्य जो होता है वह सौम्य प्रकृति का नृत्य होता है, फेमिनाइन इन नेचर होता है, ग्रेसफुल होता है। और तांडवा कैसा होता है? मैस्कुलिन इन नेचर होता है, एनर्जेटिक होता है। पौरुषीय प्रकृति का नृत्य कौन सा है? आंसर है तांडव, ऊर्जावान नृत्य है। और जो सौम्य प्रकृति का नृत्य है वह क्या है? लस्य। आपको यहां याद रखना है, शिव एकमात्र व्यक्ति हैं जो कि तांडव नृत्य भी कर सकते हैं और लास्य या लस्य नृत्य भी करते हैं। इसीलिए शिव को क्या कहा गया है? शिव को कहा गया है अर्धनारीश्वर। तो आपने दो तरह के नृत्य को जान लिया, एक है तांडव नृत्य और दूसरा है लस्य। क्लियर? अब उसके बाद आपको तीन कंसेप्ट जानना है, नृत्य, नृत्य और नाट्य। अब ये क्या है भाई? चलिए आपको दिखाते हैं, समझाते हैं क्या है ये। नृत्य क्या है, नाट्य क्या है और नृत्य क्या है। वैसे नृत्य और नाट्य को समझाने के पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन क्लासिकल डांस में देयर आर 108 टाइप्स ऑफ हैंड जेस्चर्स। 108 प्रकार की हस्त मुद्राएं हैं और 9 प्रकार के भाव या सेंटिमेंट्स या मूड हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट मूड या सेंटिमेंट है वह है क्या है? श्रृंगार रस या लव। तो इंडियन क्लासिकल डांस का, वैसे भी इंडिया के किसी भी डांस का जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम है दैट इज द श्रृंगार रस और लव, जिसमें इमोशन भी जुड़ा हुआ है। तो 9 टाइप ऑफ सेंटिमेंट्स है, 108 टाइप्स ऑफ हैंड जेस्चर्स है। और डांसर या डांस जो होता है वो 3 कैटेगरी का भी होता है। एक को बोलते हैं नृत्य, दूसरे को बोलते हैं नृत्य और तीसरे को कहते हैं नाट्य। ये क्या होता है भाई? नृत्य, नृत्य और नाट्य। ये देखिए यहां पर नृत्य, क्या लिखा यहां? ये देखिए नृत्य। नृत्य इसमें क्या है? इसमें प्योर डांस है, कोई भी कहानी वगैरह, किसी थीम को, किसी भाव को नहीं दिखाया जाता। केवल बॉडी मूवमेंट है, हैंड जेस्चर्स है, बट किसी भाव को नहीं दिखाया जाएगा। नाट्य क्या है? नाट्य में आपको डांसर्स को एक्ट भी करना होता है, उसमें एक्सप्रेशन दिखाया जाएगा।
भाव दिखाया जाएगा। लेकिन जब आएगा नृत्य, तो नृत्य में भाव भी दिखाया जाएगा और स्टोरी टेलिंग भी होगी, कहानी भी होगी, कोई एक विषय वस्तु भी होगी, तो उसे क्या कहा जाता है? नृत्य। तो एक हुआ नृत्य जिसमें केवल डांस है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है। फिर आया नाट्य जिसमें एक्सप्रेशन आ जाएगा, यानी जहां एक्सप्रेशन आया इसका मतलब, जहां भाव आया इसका मतलब आप एक तरह से एक्टिंग कर रहे हैं। और फिर तीसरा क्या आया? नृत्य, जिसमें एक्सप्रेशन भी है, यानी भाव भी है, हैंड जेस्चर्स भी है और स्टोरी टेलिंग भी है। क्लियर डियर? ये सब थोड़ा थोड़ा हम लोग जान रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने आपको नव रस के बारे में बताया, तांडव और लस्य नृत्य के बारे में बताया, शिव के बारे में बताया, ये सब हम लोगों ने कवर किया। तो अभी तक इतना जो भी मैंने कहानी बताई आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या भाई? ये भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र। उसके बाद हम लोग अभी 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य को समझेंगे। तो जो भारत की नाटक एकेडमी है, संगीत नाटक एकेडमी, उसने 8 प्रकार के नृत्य को क्लासिकल डांस का दर्जा दिया है। वो कौन कौन से हैं? तो यदि सबसे उत्तर में स्टार्ट करें, असम में सत्रिया, उसके बाद असम के जस्ट नीचे आ रहे हैं मणिपुर में मणिपुरी डांस, उसके यदि हम लोग पश्चिम की ओर आए तो ओडिसी डांस, उत्तर भारत में कथक डांस, आंध्रा और तेलंगाना में आए तो फिर कुचिपुड़ी डांस, केरल में आए तो भरतनाट्यम, और तमिलनाडु में आए तो भरतनाट्यम, और केरल में पहुंचे तो यहां पर 2 नृत्य हैं, एक है कथकली और दूसरा है आपका मोहिनी अट्टम। तो ओडिसी नंबर 1, भरतनाट्यम नंबर 2, कुचिपुड़ी नंबर 3, कथकली नंबर 4 और मोहिनी अट्टम नंबर 5। ये जो 5 डांस हैं ये पंच तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। पंच तत्व जिससे पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है, ये एक कंसेप्ट है इंडियन डांस से। जैसे ओडिसी डांस, यहां ये देखिए पता चलेगा, ओडिसी डांस किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर को। उसके जस्ट नीचे आए, वाटर किस पर है? पृथ्वी पर। तो देखिए कुचिपुड़ी कहां है भाई? आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा के जस्ट नीचे। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? अर्थ, पृथ्वी। अब जरा उसके नीचे आए, इसी पृथ्वी पर आपको आग भी मिलेगा, तो यानी उसके नीचे आए मतलब कहां? तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो नृत्य पॉपुलर है उसको हम लोग कहते हैं भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम किसका प्रतीक है डियर? फायर का। ठीक है ना? आग की जो लपटें हैं वो हवा में उठती हैं। तो यानी हम लोग अब पहुंच गए कहां? केरल में। और केरल का जो नृत्य है मोहिनी अट्टम, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हवा में। और अंततः फिर हवा जो है किसका हिस्सा है? ये ऊपर की ओर यानी आकाश की ओर जाती है। तो इसका तात्पर्य है कथकली जो है यह किसको रिप्रेजेंट करता है? कथकली रिप्रेजेंट करता है एथर यानी स्काई को। तो ओडिसी रिप्रेजेंट किया वाटर को। क्लियर? वाटर किस पर है? अर्थ, यानी कथकली नॉर्थ से साउथ आए, कुचिपुड़ी किसको रिप्रेजेंट करता है? अर्थ को। उसके बाद फिर अर्थ पे आपको मिलता है फायर, यानी भरतनाट्यम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अग्नि को, फायर को। और आग की लपटें कहां उठती हैं? हवा में पहुंचती हैं। यानी मोहिनी अट्टम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? मोहिनी अट्टम रिप्रेजेंट करता है वायु, हवा को। और उसके बाद हवा अंततः ऊपर की ओर, आकाश की ओर जा रही है। तो कथकली किसको रिप्रेजेंट करता है? आकाश को। तो यही है पंच तत्व और ये जो 5 डांस के बारे में मैंने बताया। अब एक एक करके कुछ डांस का नाम हम लोग को जान लेना है, कुछ इसके 1-2 इंपॉर्टेंट फीचर्स जान लेने हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं ओडिसी डांस। ओडिसी डांस कहां पर पॉपुलर है? ओडिशा में पॉपुलर है। क्लियर? प्राचीन ओडिशा में 3 तरह के नृत्य होते थे, गोटिपुआ नृत्य, महारी नृत्य और नचूनी नृत्य। लेकिन गोटिपुआ को छोड़ दिया जाए तो महारी और नचूनी, इन दोनों नृत्य को भुला दिया गया। हम लोग को याद नहीं रहा क्योंकि इसके संरक्षण करता ही नहीं रहे। राजाओं द्वारा, महाराजाओं द्वारा इन सबको संरक्षण दिया जाता था,
लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में राजा महाराजा चले गए, इसलिए फिर इन नृत्य का संरक्षण समाप्त। नचूनी महारी, नचूनी कहां, दरबार से संबंधित नृत्य, महारी कहां, टेंपल से संबंधित नृत्य। बचा कौन, गोटी पुआ, गोटी पुआ ये नृत्य क्या है, ये नृत्य बालकों द्वारा किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ या इन द डिस्गाइज फॉर्म ऑफ गर्ल, यानी लड़कियों के वेश में, बालिकाओं के वेश में यह नृत्य किया जाता है, किसके द्वारा, बालकों द्वारा। नाम क्या है, गोटी पुआ। ये जो गोटी पुआ डांस था ये लोकप्रिय किधर था, तो उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्र में। फिर आधुनिक काल में ये नाम देखिए, केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा ने उड़ीसा के मंदिरों पे जो मूर्तियां उकेरी गई हैं उसको देखा, प्राचीन नृत्य से संबंधित किताबों को पढ़ा और गोटीपुआ नृत्य को देखा, और इन सब को देखने के पश्चात इन्होंने ओडिसी नृत्य का रिवाइवल किया। तो आधुनिक काल में यदि ओडिसी नृत्य लोकप्रिय हुआ, इसका रिवाइवल हुआ, इसकी पुनर्स्थापना हुई, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले किए, केलुचरण महापात्रा। ठीक है डियर, केलुचरण महापात्रा। वैसे ये भी एक ओडिसी डांस की एक फेमस डांसर है, नाम है सोनल मानसिंह। अब आइए जरा ओडिसी नृत्य के बारे में आपको बता दें। ओडिसी नृत्य किसका प्रतीक है, अभी आपको मैंने बताया था, जल का प्रतीक है। क्या, ओडिसी नृत्य। कहां पर पॉपुलर है, ओडिशा में। किसने इस डांस को रिवाइव किया, यह भी आपको बताया। कौन कर रहे हैं इस डांस के रिवाइव, कौन कर रहे हैं, तो केलुचरण महापात्रा। क्लियर। अब इस नृत्य का विषय वस्तु क्या है, आंसर है धार्मिक, यानी राधा और कृष्ण से संबंधित प्रेम प्रसंग इस नृत्य का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थीम है। अब इस डांस के कुछ बेसिक पोस्चर हैं जो हो सकता है कभी आपको टफ क्वेश्चन में पूछ दे। जैसे ये देखिए, ये पोस्चर, इस पोस्चर को, इस मुद्रा को क्या कहते हैं, त्रिभंग मुद्रा। वैसे इंडियन डांस में बहुत तरह के क्या है, पोस्चर हैं। एक है त्रिभंग मुद्रा, एक है समभंग मुद्रा, एक है अभंग मुद्रा। तो त्रिभंग मुद्रा क्या है, इसमें आपका जो बॉडी है तीन अलग अलग, ये तीन डिफरेंट डायरेक्शन में मुड़ा हुआ रहता है। ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, तीन अलग अलग दिशाओं में मुड़ा हुआ रहता है। इसे क्या कहा गया है, त्रिभंग मुद्रा। तो ओडिसी डांस का एक इंपॉर्टेंट पोस्चर है, एक इंपॉर्टेंट मुद्रा है, क्या नाम है, त्रिभंग मुद्रा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और आपको बताने जा रहा हूं, चौका पोजीशन, चौका मुद्रा। ये देखिए, ये कौन सी मुद्रा है, ये है चौका मुद्रा, यानी हाफ सिटिंग पोजीशन, आधा जो है बैठी हुई मुद्रा आप कह सकते हैं, हाफ सिटिंग पोजीशन, चौका। क्लियर डियर। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना टॉपिक। क्या टॉपिक कंप्लीट किया, ओडिसी नृत्य, और दो लोगों के बारे में भी आपको मैंने बताया, दो लोगों के बारे में। ये है सोनल मानसिंह, फेमस ओडिसी डांसर, और ओडिसी डांस को रिवाइव करने वाले में जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है वो है केलुचरण महापात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी ये सब दिया हुआ है काफी कुछ, हम लोग को उतना नहीं समझना है। अब आइए नेक्स्ट, ये क्या है भाई, ये है आकाश का प्रतीक, और ये कौन सा डांस है, ये है कथकली। कथकली कहां पॉपुलर है, केरल में। कुछ लोग इसे मास्क डांस भी कहते हैं, मुखौटा नृत्य भी कहते हैं, बट ये प्योर मास्क डांस नहीं है। हाँ, इसमें हेड गियर का यूज किया जाता है, मुकुट का यूज किया जाता है, डिफरेंट कलर्स का यूज किया जाता है। यदि आपका रंग कैसा है, आपके चेहरे पर हरा रंग लगा हुआ है, तो इसका मतलब आप क्या हो सकते हैं, आप राजा हो सकते हैं, आप ज्ञानी हो सकते हैं। यदि आपके चेहरे पर पीला रंग लगा हुआ है तो इसका मतलब आप साधु संत हो सकते हैं। यदि आपके चेहरे पर काला रंग है, काला रंग से आपका चेहरा रंगा गया है, तो इसका मतलब आप फॉरेस्ट ड्वेलर यानी जंगलवासी हो सकते हैं। तो इसमें जितने भी कलर होते हैं, किसी ना किसी एक कैरेक्टर को, किसी ना किसी एक थीम को रिप्रेजेंट करने का इसमें प्रयास किया जाता है। तो कथकली कहां लोकप्रिय है, केरल में। ठीक ना। अभी आपको मैंने बताया ओडिसी डांस को हम लोगों ने भुला दिया था, सेम आप यहां पर भी कह सकते हैं कि इस डांस को भी लोग भूल चुके थे, लेकिन एक व्यक्ति हैं आधुनिक काल में, नाम है उनका वीएन मेनन, वल्लथोल नारायण मेनन। ये देखिए इमेज आ जाएगा, ये है वल्लथोल नारायण मेनन। इन्होंने इस कथकली डांस को रिवाइव किया, लोकप्रिय बनाया, पुनर्स्थापना की। कौन,
वी.एन. मेनन। केरल में इन्होंने एक संस्था की स्थापना की, नाम है कला मंडलम, जहां पर इस डांस का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। और भारत के सबसे टफेस्ट यानी मोस्ट कॉम्प्लेक्स और काफी कठिन, इसको आप मान सकते हैं, ये डांस है। कौन सा भाई? कथकली। क्लियर? विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु है धार्मिक। और ये जो डांस है सामान्यतः शाम के समय या रात में किया जाता है। स्टेज पर आपको एक टूल रखा हुआ मिलेगा, एक टेबल रखा हुआ मिलेगा, उस पर लैंप रहेगा, और फिर जो इस डांस के कैरेक्टर हैं, स्टेज के पिछले हिस्से में पर्दा रहेगा, कर्टन, और उसी कर्टन के पिछले हिस्से से डांस के कैरेक्टर बाहर आते हैं। तो खैर इतना तो हम लोग को नहीं जानना है। वी.एन. मेनन का नाम जान लिया, कथकली किस स्टेट में लोकप्रिय है ये जान लिया, और इसमें मुकुट वगैरह का प्रयोग किया जाता है या नहीं, या किस डांस में जो डांसर्स का जो फेस है उसमें डिफरेंट कलर्स का यूज किया जाता है, अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा है? कथकली। क्लियर? तो हम लोगों ने समझ लिया कथकली नृत्य को, समझ लिया। अब आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैंने बताया था ग्रीन किसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है नोबल कैरेक्टर, रेड किसको रिप्रेजेंट करता है? एविल, यानी जो बदमाश लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं। ब्लैक किसको रिप्रेजेंट करता है? फॉरेस्ट ड्वेलर। और येलो किसको रिप्रेजेंट करता है? साधु संत, विमेन को भी रिप्रेजेंट करता है इसमें। यस, अब मैं बात करने जा रहा हूं कथकली के बाद कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये डांस किधर लोकप्रिय है? आंध्रा और तेलंगाना में। इसका नाम कुचिपुड़ी कैसे पड़ा? तो आंध्रा में एक स्थान है कुचेलपुरम, वहीं से ऐसा माना जाता है कि इस डांस की उत्पत्ति हुई। ये जो डांस है आरंभ में इसको मेल करते थे। अच्छा, कथकली जो डांस है डियर, कथकली जिसको अभी हम लोगों ने फिनिश किया, उस डांस को कौन करते हैं? तो मेल करते हैं, और ओडिसी मेल और फीमेल दोनों करते हैं। ये जो कुचिपुड़ी डांस है इसका उदय कहां से हो रहा है? तो आंध्र प्रदेश में एक स्थान है कुचेलपुरम गांव, वहां से इस डांस की, इस नृत्य की उत्पत्ति हुई। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है कुचिपुड़ी। आरंभ में इस डांस पर डोमिनेंस किसका था? तो आरंभ में यह नृत्य केवल पुरुष करते थे, वो भी कौन? मेनली ब्राह्मण करते थे। तो इनिशियली दिस डांस वाज डोमिनेटेड बाय मेल, बट अभी आप क्या देखेंगे? मेल भी करते हैं इस डांस को और फीमेल भी करते हैं इस डांस को। और जो कुचिपुड़ी है वह किसका प्रतीक है? पंच तत्व में किसका प्रतीक है? आंसर है आपका पृथ्वी का, है ना, अर्थ का प्रतीक है कुचिपुड़ी। इस डांस की विषय वस्तु क्या है? धार्मिक, वही राधा और कृष्ण। तो मेन थीम भी आपको पता चल गया। अब इस डांस को रिवाइव किया, पॉपुलर किया किसने? तो ये देखिए, ये पर्सन का इमेज देखिए, इनका नाम है सिद्धेंद्र योगी। इन्होंने ही इस डांस को रिवाइव किया, इसकी पुनर्स्थापना की। क्या नाम है? सिद्धेंद्र योगी। और उसके बाद यदि आज ये डांस काफी लोकप्रिय है तो इसमें इन दो पर्सनैलिटी का, जो दो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उनका जबरदस्त योगदान है। और ये है पति पत्नी, नाम है राजा और राधा रेड्डी। क्लियर ना? तो राजा राधा रेड्डी इस डांस को लोकप्रिय बनाया। तो डांस के पुनर्संस्थापक, रिवाइवल कौन कर रहे हैं? सिद्धेंद्र योगी। चलिए अब इसके एक दो मैं आपको बेसिक स्टेप दिखाने जा रहा हूं, खास करके थरंगम क्या है भाई, जरा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इस नृत्य की एक पहचान है और उसको क्या कहते हैं? थरंगम। ये देखिए, ये ब्रास प्लेट है और डांसर को क्या करना होता है? कभी कभी इस प्लेट के बाहरी किनारे पर अपना पैर रखकर डांस करना होता है। तो थरंगम इज अ टाइप ऑफ डांस अंडर कुचिपुड़ी। क्या करना होता है? तो डांसर हैज टू डांस बाय कीपिंग हिज और हर फीट ऑन टू द एज ऑफ दिस ब्रास प्लेट। टफ क्वेश्चन आ सकता है कि थरंगम का संबंध किस डांस से है? तो किस डांस से है भाई थरंगम? आंसर है कुचिपुड़ी। चलिए, तो हम लोगों ने टॉपिक कवर कर लिया। क्या? कुचिपुड़ी डांस कवर कर लिया। अब क्या समझने जा रहे हैं? अब हम लोग समझने जा रहे हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी मन को मोहने वाला, है ना, और अट्टम मीन्स डांस।
ये डांस कहां पॉपुलर है? तो ये डांस पॉपुलर है केरल में, याद रखेंगे, केरला में। और ये डांस कौन करती हैं? तो ये डांस फीमेल करती हैं, है ना। यहां जो दो इमेज आपको दिख रहा है, ये इस डांस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ये देखिए यहां पर, ये है, नाम है कल्याणी अम्मा। क्या नाम है? वैसे पूरा नाम है कल्याणी कुट्टी अम्मा या फिर कल्याणी अम्मा। तो इस डांस का यदि रिवाइवल हुआ, इस डांस को यदि किसी ने लोकप्रिय बनाया, तो वो कौन है भाई? तो आंसर है कल्याणी अम्मा। और फिर वही VN मेनन, यानी वल्लथोल नारायण मेनन। कल्याणी अम्मा इस डांस को रिवाइव कर रही हैं, पॉपुलर बना रही हैं। और फिर उसके बाद एक और है पर्सन, नाम है सुनंदा नायर। तो किधर होता है भाई ये डांस, किधर पॉपुलर है? केरल में। कौन करती हैं ये डांस? आंसर है फीमेल। और मोहिनी अट्टम जो नृत्य है, वह किसका प्रतीक है? पंच तत्व में किसका प्रतीक है? चलिए आप लोग आंसर दीजिए। मैं तो बात कर चुका हूं शुरुआत में ही कि मोहिनी अट्टम पंच तत्व में किसका प्रतीक है, किसको सिंबलाइज करता है मोहिनी अट्टम? आंसर दीजिए आप लोग। देखें कौन आंसर दे रहा है भाई। मोहिनी अट्टम पंच तत्व में किसका प्रतीक है? आंसर वैसे आ नहीं रहा है। तो मोहिनी अट्टम प्रतीक है एयर का, हवा का। और मोहिनी अट्टम की जो कहानी है, ये जो इस डांस की उत्पत्ति है, ये जुड़ा हुआ है किससे? सागर मंथन से। मोहिनी यानी मन को मोहने वाला। विष्णु जो है वह फीमेल के फॉर्म में आ चुके हैं और डांस कर रहे हैं विष्णु। और दानवों के पास में, डेमंस के पास में क्या है? नेक्टर है, अमृत है, जो किससे निकला है? सागर मंथन से। और विष्णु नृत्य करते करते वह जो अमृत है वह दानवों से लेकर किसको ट्रांसफर कर देते हैं? आंसर है देवताओं को। तो उसी सागर मंथन की कहानी से इस नृत्य की उत्पत्ति जुड़ी हुई है। ये डांस फीमेल करती हैं। फीमेल एक स्पेशल व्हाइट साड़ी पहनती हैं, रेस्प्लेंडेंट व्हाइट साड़ी विथ गोल्डन बॉर्डर, है ना। तो सफेद साड़ी पहना जाता है और जिसका जो किनारा होता है उसमें गोल्डन बॉर्डर होता है। चलिए, तो हम लोगों ने समझ लिया किसको भाई? समझ लिया मोहिनी अट्टम नृत्य को। बताया आपको ये एयर को सिंबलाइज करता है। कौन इस डांस को रिवाइव किए? VN मेनन और कल्याणी अम्मा। फीमेल इस डांस को करती हैं, ये हम लोग समझ गए। अब पहुंच चुके हैं हम लोग असम में। और भारत का जो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है जिसे कहा गया है सत्रिया। तो सत्रिया जो नृत्य है ये कहां पॉपुलर है? ये है पॉपुलर आपके असम क्षेत्र में। इस नृत्य के प्रवर्तक, फाउंडर किनको माना जाता है? तो असम क्षेत्र के महान वैष्णव संत, ग्रेट वैष्णव सेंट, नाम था शंकर देव। क्लियर? इन्होंने सत्र नामक संस्था की स्थापना की और वहीं पर डांस का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। इसलिए इस नृत्य को क्या कहा गया है? इस नृत्य को कहा गया है सत्रिया नृत्य। तो कौन हुए इस नृत्य के प्रवर्तक? आंसर है शंकर देव। और इस नृत्य का विषय वस्तु
क्लियर। इस नृत्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपको किस बुक में मिलेंगे? तो एक बुक है, उसका नाम है अंकिया नाट, जिसके ऑथर कौन है? ऑथर है शंकर देव। क्लियर। ये जो नृत्य है वस्तुतः असम में उस समय जो भी लोकप्रिय था नृत्य, जो भी प्रचलित नृत्य था, जैसे ओजापाली, जैसे बिहू, बिहू एक उत्सव है और एक लोक नृत्य भी है, समझ गए? तो असम के जितने भी पॉपुलर डांस थे, इन सब को मिक्स करके क्या बनाया गया? कौन सा नृत्य बनाया गया? आंसर है सत्रिया। तो सत्रिया डांस। वैसे ये सत्रिया नृत्य से संबंधित दो इंपॉर्टेंट टीचर हुए हैं। एक टीचर है, उनका नाम है घनकांत बोरा, घनकांत बोरा, और दूसरे हैं मनीराम दत्ता, जो अभी तक सत्रिया नृत्य से संबंधित केवल दो गुरु हुए हैं जिनको क्या बोला गया है, जिनको उपाधि दी गई है बायनाचार्य की। तो उसमें एक थे मनीराम दत्ता और दूसरे थे घनकांत बोरा। तो कहां है भाई? असम में। कौन है इसके प्रवर्तक? शंकर देव। ठीक है ना। कहां पर आपको सत्रिया नृत्य से संबंधित कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत की जानकारी मिलेगी? अंकीय नाट नामक पुस्तक। और यह नृत्य वस्तुतः असम के कई नृत्यों का मिश्रण है, जैसे ओजापाली, देवदासी, बिहू इत्यादि। इन सारे नृत्य को मिक्स कर दिया गया। और इस नृत्य का ट्रेनिंग कहां स्टार्ट हुआ था? सत्र से स्टार्ट हुआ, इसलिए इसे क्या बोला गया? सत्रिया। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये हम लोग अब पहुंच गए नॉर्थ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में ये जो नृत्य है इसका नाम है कथक। कथक की उत्पत्ति कैसे हुई है? कथकार। कथकार कौन होते हैं? स्टोरी टेलर, जो कि प्राचीन और मध्यकाल में एक गांव से दूसरे गांव घूमते थे, कहानियां बताते थे, उसके बाद डांस करते थे। तो कथक नृत्य की उत्पत्ति हुई है कथकार से, और ये पॉपुलर है किधर? नॉर्थ इंडिया में, खास करके उत्तर प्रदेश में। इसके कई घराने हैं, अभी हम लोग घरानों का नाम भी जानेंगे। तो कथक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लिया। इसकी विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु राधा और कृष्ण इसका सबसे इंपॉर्टेंट थीम है। रामलीला, रासलीला इत्यादि से संबंधित भी आपको इसमें थीम मिलेंगे। इसमें जो पुरुष नृत्य करते हैं वो एक चुस्त पायजामा पहनते हैं, और इसके कारण ऐसा माना गया है कि जो कथक नृत्य है इस पर कुछ इस्लामी संस्कृति का भी प्रभाव है। तो बड़ा ही टाइट पायजामा कौन पहनता है? मेल डांसर। इस नृत्य के कुछ बेसिक स्टेप होते हैं, कुछ बेसिक पोस्चर होते हैं, जिसमें एक को कहा जाता है चक्कर खानी, मतलब बहुत ही तेजी से एक बार चक्कर लगाना स्टेज पर ही, चक्कर खानी। दूसरा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कथक में कि जो डांसर है वो बेल यानी घुंघरू पहना होता है, और कई बार घुंघरू के द्वारा वो परक्यूशनिस्ट का रोल भी प्ले करता है। परक्यूशनिस्ट मतलब घुंघरू के द्वारा वह तबला या फिर पखावज का आवाज निकालने का प्रयास करता है। तो चक्कर खानी एक इसका इंपॉर्टेंट बेसिक पोस्चर है, बेसिक स्टेप बोल सकते हैं। बेसिक स्टेप है क्या? चक्कर खानी। तो कथक नृत्य से जो संबंधित इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उसमें कुछ का नाम है, जैसे ये हैं बिरजू महाराज, ये हैं ये हैं शोभना नारायण, और भी हैं उमा शर्मा, दमयंती जोशी, सितारा देवी और शंभू महाराज। बिरजू महाराज, शंभू महाराज, शोभना नारायण, दमयंती जोशी, सितारा देवी, उमा शर्मा, ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट कथक डांसर हैं। और जो चार घराना पॉपुलर है कथक में, उसमें लखनऊ घराना, बनारस घराना उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान और रायगढ़ छत्तीसगढ़। तो ये चार घराना पॉपुलर है किसमें? कथक में। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहुंच गए कहां? मणिपुर। और मणिपुर नृत्य के बारे में बात कर रहे हैं। मणिपुर में आप जाएंगे तो तीन तरह के आपको डांस मिलेंगे। लाई हरोबा, क्लियर, लाई हरोबा डांस, रास लीला, लाई हरोबा, रास लीला,
क्लियर। और संकीर्तन, लाय हरोबा, संकीर्तन और रास लीला। तो यहां पर नॉर्मली हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां जो हम लोग देख रहे हैं वह है रास लीला। कभी कभी आप यहां पर संकीर्तन भी देख सकते हैं। लाय हरोबा डांस जो है वह पुरोहित करते हैं और वह वहां के लोक नृत्य से संबंधित है। बट सामान्यतः मणिपुरी नृत्य में जो इस क्लासिकल डांस को हम लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं, इसमें क्या आता है, रास लीला, और क्या आता है दूसरा नंबर, संकीर्तन। तो इस संकीर्तन और रासलीला नाम से हमें पता चल रहा है कि जरूर इसका जो मुख्य विषय वस्तु है वह क्या है, राधा और कृष्ण। ये जो नृत्य है इसमें सामान्यतः जो फीमेल है एक सर्कुलर वृत्ताकार स्कर्ट पहनती हैं और उनका जो चेहरा होता है वो एक पर्दे से ढका होता है, वेल से ढका हुआ होता है। और सामान्यतः इसमें सर्कुलर मूवमेंट ज्यादा होता है, आंखें ऊपर नहीं उठाई जाती हैं, आईज आर नॉर्मली नॉट लिफ्टेड अप। जो इसमें गुरु होते हैं, गुरु को ओझा भी कहा जाता है। और यदि आज ये डांस लोकप्रिय है तो इसमें किनका इंपॉर्टेंट रोल है, 5 लोगों का। एक है गुरु विपिन चंद्र या विपिन ओझा, और दूसरे कौन है, दूसरे हैं झावेरी सिस्टर्स। 4 बहनें हैं जिनको कहा जाता है झावेरी सिस्टर्स। तो ये हैं गुरु विपिन सिंह या विपिन ओझा, और ये हैं 4 झावेरी सिस्टर। नाम क्या है, नैना, रंजना, सुवर्णा और दर्शना झावेरी। नैना, रंजना, सुवर्णा और दर्शना झावेरी, या सिंपली याद रखेंगे झावेरी सिस्टर्स, झावेरी बहनें। तो आपको इंपॉर्टेंट थीम के बारे में बताया, मणिपुरी डांस, और जो इंपॉर्टेंट जो इसके डांसर्स हैं, पर्सनैलिटी हैं, उसके बारे में बताया। किस तरह से फीमेल डांस करती हैं उसको आपको मैंने समझाया, क्लियर। और मणिपुर के 3 डांस के बारे में भी बताया मैंने, लाई हरोबा, संकीर्तन और रास लीला। तो यस डियर, हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने कंप्लीट किया मणिपुरी नृत्य। अब समझने जा रहे हैं भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम किसका प्रतीक है, भरतनाट्यम सिंबलाइजेस फायर। और आज जो भरतनाट्यम आप देख रहे हैं इतना लोकप्रिय हुआ है, उसमें इनका जबरदस्त रोल है। किनका, ये है रुक्मिणी देवी अरुंडेल। वस्तुतः भरतनाट्यम को देवदासी प्रथा से जोड़ दिया गया था, इसे वल्गर डांस कहा जाता था, तो बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पा रहा था। लेकिन इसको देवदासी प्रथा से, वल्गर फॉर्म ऑफ डांस से निकाला और लोकप्रिय बनाया, और उसमें नाम आता है किनका, ये सारा काम जो कर रही हैं वो है रुक्मिणी देवी अरुंडेल। तो यस, भरतनाट्यम लोकप्रिय किधर है, भरतनाट्यम लोकप्रिय है साउथ इंडिया, यानी साउथ इंडिया के तमिलनाडु क्षेत्र में। आग का प्रतीक है, सिंबलाइज किसको करता है, फायर का, ये आपको मैंने बताया। इसके बाद इसके कुछ बेसिक स्टेप आपको बताने जा रहा हूं, जैसे अरावी मंडू और आयातम। तो आइए इमेज के थ्रू जरा देखें भाई क्या होता है इसके बेसिक स्टेप। वैसे ये 2 बड़े पॉपुलर डांसर्स रहे हैं भरतनाट्यम के, एक हैं पद्मा सुब्रमण्यम और दूसरे हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि 3 डांस में वो बड़ी फेमस रही हैं, और वहां लिखा भी हुआ है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और ओडिसी। यामिनी कृष्णमूर्ति। तो ये देखिए जो बेसिक इसके स्टेप या बेसिक पोस्चर है, ये क्या है भाई, हाफ सिटिंग पोजीशन, जिसको क्या कहा जाता है, आयातम। क्लियर ना, आयातम, हाफ सिटिंग पोजीशन। ये ओडिसी डांस के चौका पोजीशन जैसा ही होता है। और ये दूसरा क्या है, मंडी अडावू। मंडी अडावू में जो आपका नी है, जो आपका घुटना है, उसको टच किया जाता है किससे, ऑन टू द स्टेज। स्टेज से घुटने को टच किया जाता है, तो उस स्टेप को क्या कहा जाता है, मंडी अडावू। तो मंडी अडावू और आयातम 2 इंपॉर्टेंट बेसिक पोस्चर हैं किसके भाई, भरतनाट्यम के। क्लियर। तो आपको इंपॉर्टेंट डांसर्स का नाम भी बता दिया, रुक्मिणी देवी अरुंडेल,
पद्मा सुब्रमण्यम और यामिनी कृष्णमूर्ति। तो हम लोगों ने अपना टॉपिक कंप्लीट किया भरतनाट्यम। तो 8 डांस आपको मैंने बता दिया, 8 क्लासिकल डांस के बारे में मैंने डिस्कशन कर लिया। अब यहीं पर एक और डांस आपको बता देता हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये यूनेस्को के इनटेंजिबल लिस्ट में है। याद रखेंगे, बार बार आप लोगों को कहा हूं मैं कि यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें इनटेंजिबल लिस्ट यानी अमूर्त विरासत भी शामिल है। इसको आप लोग जरूर देखकर जाएंगे क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, उसमें और क्या देखना है आपको? आंसर है इनटेंजिबल लिस्ट या अमूर्त विरासत। तो उसी अमूर्त विरासत से संबंधित एक डांस है, नाम है छऊ। छऊ किधर पॉपुलर है? तो 3 राज्यों में पॉपुलर है। एक राज्य है ओडिशा, जहां पर स्थान है मयूरभंज, तो मयूरभंज में छऊ लोकप्रिय है। उसके बाद झारखंड छोटा नागपुर, यहां पर एक स्थान है सरायकेला, जिसे कहा जाता है सरायकेला छऊ, और बंगाल में है पुरुलिया छऊ। क्लियर ना? याद रखेंगे ये जो डांस है ये मास्क डांस है, मुखौटा नृत्य है। हालांकि मयूरभंज छऊ में मुखौटा नहीं पहना जाता है, लेकिन पुरुलिया छऊ और सरायकेला छऊ में मुखौटा पहना जाता है। इसका थीम क्या है? इसकी मुख्य विषय वस्तु है रिलीजियस थीम, धार्मिक विषय वस्तु, रामायण महाभारत, इसके कहानियों पर यह नृत्य किया जाता है। ये जो डांस है विच वन आपका छऊ डांस, ये मार्शल आर्ट से भी इंस्पायर्ड है। तो अभी बताया था आपको मयूरभंज छऊ डांसर्स डू नॉट वियर मास्क। देखिए इसमें मास्क नहीं पहना हुआ है, उन्होंने मुखौटा नहीं पहना है। बाकी ये सब आपको बता दिया। मास्क डांस ओरिजिनेटेड फ्रॉम मार्शल आर्ट। 3 इसके स्टाइल हैं, मयूरभंज, सरायकेला और पुरुलिया। क्लियर डियर? तो हम लोगों ने टॉपिक क्या कंप्लीट कर लिया? टॉपिक कर लिया इंपॉर्टेंट डांस, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब टॉपिक समझने जा रहे हैं हम लोग म्यूजिक। म्यूजिक को थोड़ा सा बताने के पहले एक आपको हल्की सी आपको झलक दिखला दे रहा हूं। क्या? अबाउट द इनटेंजिबल लिस्ट, यूनेस्को का इनटेंजिबल लिस्ट या अमूर्त विरासत, जिसको आपको याद करना पड़ेगा। यहां से क्वेश्चन रहने के चांसेस हैं। अमूर्त विरासत, यूनेस्को, नाम बता रहा हूं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण, ये यूनेस्को का अमूर्त विरासत है। रामलीला, रामलीला यानी द ट्रेडिशन परफॉर्मेंस ऑफ द रामायण, यह भी अमूर्त विरासत का हिस्सा है। कुटियट्टम संस्कृत थिएटर है, भारत के सबसे पुराने ओल्डेस्ट संस्कृत थिएटर में से नाम आता है किसका? कुटियट्टम। कहां पर है भाई कुटियट्टम? केरल। यानी यह संस्कृत थिएटर, जो संस्कृत नाटक, ये कहां ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? आंसर है केरल, कुटियट्टम। रामन एक तरह का त्योहार है, कहां पर भाई? तो गढ़वाल हिमालय यानी उत्तराखंड, रामन। उसके बाद मुडियट्टू, ये भी एक तरह का डांस ड्रामा है, नृत्य है, फोक डांस आप कह सकते हैं। मुडियट्टू ये कहां पर है? केरल। 2010 में इसको अमूर्त विरासत का दर्जा दिया गया। उसके बाद कालबेलिया नृत्य, ये राजस्थान में लोकप्रिय है, महिलाएं करती हैं कालबेलिया नृत्य, तो ये भी विश्व विरासत अमूर्त विरासत का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। छऊ डांस अभी आपको मैं समझा चुका हूं। फिर लद्दाख में बुद्धिस्ट मंत्रों का उच्चारण, यह भी अमूर्त विरासत है। उसके बाद संकीर्तन, कहां वाला संकीर्तन? अभी हम लोगों ने बात किया मणिपुर का संकीर्तन, ये विश्व अमूर्त विरासत में शामिल है। फिर है पंजाब में एक जगह है जंडियाला गुरु, यहां पर ठठेरा समुदाय के द्वारा कुछ बर्तन बनाए जाते हैं। किसके बर्तन बनाए जाते हैं? ब्रास और कॉपर के। तो इसको भी
इंटेंजिबल लिस्ट में दर्जा दिया गया है, शामिल किया गया है। फिर है योग को 2016 में इंटेंजिबल लिस्ट में स्थान दिया गया। नवरोज पारसियों का एक त्योहार है, इसे भी विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। और फिर कुंभ मेला, इसके अलावा दो और हैं जिनको 2021 और 2023 में अमूर्त विरासत का दर्जा दिया गया। कलकत्ता का दुर्गा पूजा और गुजरात का गरबा नृत्य। तो ये सब आप लोग को याद रखने हैं। फैक्चुअल है, बट आपको पता ही है कि आपका जो प्रीलिम्स है वो फैक्ट बेस्ड है, तो आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको केवल मैच करने के लिए आएगा कि भाई ये कालबेलिया नृत्य किधर लोकप्रिय है, कालबेलिया नृत्य की विशेषताएं नहीं पूछा जाएगा। फिर कहां का संकीर्तन यूनेस्को के इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल है, तो कहां का आंसर है मणिपुर का। नवरोज इंटेंजिबल लिस्ट में है या नहीं है, तो आंसर है यस। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग अपना जो नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? वो जर्नी है म्यूजिक, संगीत। देखिए, समझिएगा कि इंडिया का जो म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक, वैसे इंडियन म्यूजिक को दो पार्ट में बांटा गया है, क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक। क्लासिकल सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं करता है, यानी क्लासिकल म्यूजिक के जो रूल्स हैं वो काफी फिक्स्ड हैं, और जो फोक म्यूजिक के रूल्स फिक्स्ड नहीं होते हैं। क्लियर? तो इंडिया का जो क्लासिकल म्यूजिक है, भारत का जो शास्त्रीय संगीत है, वह राग आधारित है। अब ये राग क्या होता है, कैसे ये बना, इसको जरा समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता है ध्वनि, यानी साउंड। साउंड कैसा हो सकता है? स्टेबल हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है, रेगुलर हो सकता है, इररेगुलर हो सकता है। यानी जो ध्वनि है यह स्थायी हो सकती है, अस्थायी हो सकती है, रेगुलर यानी नियमित हो सकती है, और अनियमित हो सकती है। फिर इस ध्वनि से क्या निकलता है भाई? इस ध्वनि से निकलता है नाद। ऐसी ध्वनि जो कैसी हो भाई? रेगुलर। क्लियर? इररेगुलर नहीं, रेगुलर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाद। और फिर नाद से क्या निकलता है? श्रुति। यदि आप दो नाद के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, अंतर जान सकते हैं कि अच्छा ये नाद थोड़ा सा हाई पिच में है, ये लो पिच में है, तो उसे क्या कहा जाता है? श्रुति। और श्रुति कितने होते हैं? 22। क्लियर ना? 22 होता है श्रुति, और इन्हीं श्रुति से निकलते हैं 7 स्वर सप्तक। सा रे ग म प ध नी, सप्तक। थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया आपको? देखिए, यहां जो भी मैंने बात किया, ध्वनि, स्टेबल, अनस्टेबल, रेगुलर, इररेगुलर। ध्वनि के बाद आया क्या? नाद, रेगुलर हो, स्टेबल हो। श्रुति, जिसको आप यदि दो नाद को समझ पाए, तो वो जो नाद है, दोनों नाद के बीच में आप अंतर स्थापित कर पाए, तो उस नाद को क्या बोला जाएगा? श्रुति बोला जाएगा। और श्रुति से क्या निकला? 7 स्वर। खैर, यहां पर 12 दिया हुआ है, आपको उस पर नहीं जानना है कि वो है क्या एग्जैक्ट, हम लोग उस पर बात भी नहीं करने जा रहे हैं। अब है, इन्हीं 7 स्वरों से बना होता है राग। तो राग क्या है? राग जो है वह है कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? नोट्स दैट प्लीजेज आवर ईयर, यानी नोट्स का, स्वरों का सुंदर सम्मिश्रण है जो हमारे कान को प्रिय लगे। राग इज मेलोडी। मेलोडी धुन है, और धुन क्या होता है? तो धुन है कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स। क्लियर ना डियर? तो हमारा क्लासिकल म्यूजिक किस पर आधारित है? राग पर आधारित है। भारत का जो शास्त्रीय संगीत है, इसके दो भाग हैं। इंडिया का जो क्लासिकल म्यूजिक है, इसके दो पार्ट है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, दो पार्ट है। एक को बोला जाता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, और दूसरे को कहते हैं कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक।
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत किधर लोकप्रिय है? उत्तर भारत और महाराष्ट्र में, और दक्षिण भारत में कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत लोकप्रिय है। लेकिन आपको बता दें कि 13वीं-14वीं सदी के पहले भारतीय शास्त्रीय संगीत का द्विशाखन या विभाजन नहीं हुआ था। पूरे के पूरे इंडिया में एक ही तरह का क्लासिकल म्यूजिक था। लेकिन उत्तर भारत में तुर्क मुसलमानों का आक्रमण हुआ, उनकी सत्ता स्थापित हुई, और तुर्क मुसलमान अपने साथ क्या लेकर आए? फारसी, ईरानी शास्त्रीय संगीत के तत्व, और ईरानी शास्त्रीय संगीत के तत्व का मिश्रण स्टार्ट हुआ। कहां स्टार्ट हुआ? जो नॉर्थ इंडिया में क्लासिकल म्यूजिक पॉपुलर है उसके साथ मिश्रण शुरू हुआ, और फिर यह भारत की पारंपरिक जो शास्त्रीय संगीत है उससे थोड़ा सा अलग हट गया। तो यही कारण है कि भारत की जो शास्त्रीय संगीत है 13वीं-14वीं सदी तक आते आते दो भागों में बढ़ गई। एक उत्तर भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जिस पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? ईरानी शास्त्रीय संगीत का प्रभाव देखने को मिलता है। और भारत का जो पारंपरिक शास्त्रीय संगीत रहा जिस पर ईरानी शास्त्रीय संगीत का प्रभाव नहीं पड़ा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्नाटिक। तो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तानी संगीत क्या है या कर्नाटिक संगीत क्या है? तो शास्त्रीय संगीत है ना। या फिर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के दो पार्ट कौन से हैं? तो हिंदुस्तानी और कर्नाटिक। कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक किधर पॉपुलर है? सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक किधर पॉपुलर है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का हिस्ट्री, कैसे कैसे हमारा क्लासिकल म्यूजिक आगे बढ़ रहा है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को हम लोग यहां पर समझेंगे। राग क्या होता है ये आपको मैंने बता दिया। वैदिक काल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उतना डिटेल तो नहीं समझना है, लेकिन हां यदि कभी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, और पूछा भी जाता है, पूछने के चांसेस भी हैं, कि भारतीय संगीत से संबंधित आरंभिक पुस्तक, अर्लीस्ट बुक ऑन इंडियन म्यूजिक, तो उसमें आपका क्या नाम आएगा? उसमें नाम आएगा सामवेद, है ना। सामवेद भारतीय संगीत से संबंधित आरंभिक पुस्तक है। इसमें क्या किया गया है? इसमें वैदिक मंत्रों को लयबद्ध किया गया है। क्लियर ना। तो जो वैदिक मंत्राज हैं दे आर ट्यूनिफाइड, इसलिए क्या माना जाता है सामवेद को? भारतीय संगीत से संबंधित आरंभिक पुस्तक। चलो, अब वैदिक काल में किस तरह का गायन था या नहीं था ये सब आपको नहीं समझना है, नॉर्मली ये आपके प्रीलिम्स में नहीं आएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं, और आपको मैं बताने जा रहा हूं, एक बुक का नाम बताने जा रहा हूं, वो याद रखेंगे। बुक का नाम है बृहदेशी, और 6ठी सदी ईस्वी में ये किताब लिखी गई है, जिसके रचनाकार हैं मातंग। क्लियर डियर? मातंग। और ये पहली पुस्तक है जिसमें राग शब्द की चर्चा मिलती है। तो इसके आधार पर कुछ लोगों ने माना है, कुछ संगीतकारों ने माना है, संगीत कला के जो मर्मज्ञ हैं, संगीत कला के इतिहास से जुड़े हुए जो विद्वान हैं, उन्होंने माना है कि सामान्यतः गुप्त काल के पहले भारत में राग आधारित गायन का प्रचलन नहीं था। तो राग आधारित गायन का प्रचलन कब से आरंभ हुआ? आंसर है गुप्त काल में। और 6ठी सदी ईस्वी के आसपास एक किताब लिखी गई, नाम है बृहदेशी, जिसके रचनाकार थे मातंग। इसी में पहली बार राग शब्द की चर्चा मिलती है, और भारतीय संगीत को दो भागों में इसमें बांटा भी गया है। एक है क्लासिकल, जिसे मार्ग संगीत कहते हैं, और दूसरा देसी संगीत, जिसे हम लोग फोक म्यूजिक कहते हैं। इस किताब के पहले भरत मुनि की नाट्य शास्त्र किताब आप लोग को पता ही है, इससे भी, इस पुस्तक से भी हमें संगीत कला के विकास की जानकारी मिलती है। तो ये आपके एग्जाम के लिए टफ क्वेश्चन रह सकता है। बृहदेशी किताब का नाम है, रचनाकार कौन है? मातंग। अब आगे बढ़ रहे हैं, दो और किताब आपको याद रखना है, नाम देखिए आने वाला है, जो याद रखना है वो आपको बताने जा रहा हूं। संगीत रत्नाकर, वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित आधारभूत रचनाओं में से इसे एक माना गया है, संगीत रत्नाकर, और जिसके रचनाकार हैं सारंग देव। 13वीं सदी के आसपास ये किताब लिखी गई है, सारंग देव। इसमें उस समय भारत में जो प्रचलित शास्त्रीय संगीत है उसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है, इसलिए इसे
इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का वन ऑफ द बेसिक बुक माना गया है। आपके एग्जाम में ये बुक आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम है क्या? संगीत रत्नाकर, ऑथर सारंगदेव। अब आइए 14वीं सदी में पहली पुस्तक जिसमें आपको भारतीय शास्त्रीय संगीत को दो भागों में बांटकर दिखाया गया है, और उस पुस्तक का नाम है संगीत सुधाकर। 14वीं सदी में कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें पहली बार शास्त्रीय संगीत को या भारत के शास्त्रीय संगीत को दो भागों में बांटकर दिखाया गया है? तो आंसर क्या है डियर? आंसर है संगीत सुधाकर, रिटन बाय हरिपाल। संगीत सुधाकर जिसके रचनाकार कौन है? हरिपाल। और इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत को दो भागों में बांटा गया, हिंदुस्तानी और कार्नाटिक। क्लियर? चलिए अब हम लोग 14वीं सदी के बाद हम लोग हैं कब? हम लोग पहुंच चुके हैं 14वीं और 15वीं दोनों सदी में हम लोग रहते हैं। देखते हैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन हमें दिखाई पड़ते हैं। इसमें से दो तीन लोगों के बारे में नाम हमें जानना है। तो वैसे मैं 14वीं, 15वीं और 16वीं सदी ये तीनों को एक ही साथ लेकर चल रहा हूं। 14वीं, 15वीं और 16वीं सदी। तो 14वीं सदी में आपको दिखेंगे कौन? 14वीं सदी में आपको दिख रहे हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। क्या चांसेस है भाई अमीर खुसरो को लेकर? तो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अमीर खुसरो एक सूफी संत थे, हिस्टोरियन थे, स्कॉलर थे, म्यूजिशियन थे। तो सूफी संत हैं, इतिहासकार हैं, विद्वान हैं और संगीतज्ञ हैं। और इन सब से भी बढ़कर क्या है वह? ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियाज कंपोजिट कल्चर, भारत की समन्वित संस्कृति के सच्चे प्रतिनिधि हैं। इनके गुरु कौन थे? तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे, है ना। इन्होंने क्या किया? तो कई सारे फारसी या ईरानी शास्त्रीय रागों को भारतीय रागों के साथ जोड़ा, यानी कई सारे जो पर्शियन रागाज हैं उनको मिक्स किया, इनकॉर्पोरेट किया। किसके साथ? इंडियन क्लासिकल रागाज के साथ। तो वे कौन कौन से फारसी या ईरानी राग हैं? तो नाम है सरपदा। क्या नाम है भाई? सरपदा। सरपदा, सजगिरी, फनम, तिलक, ये सब राग का नाम है। क्लियर ना? तो ही इंट्रोड्यूस्ड फ्यू पर्शियन रागा टू द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, नंबर 1। इसके बाद इनको क्रेडिट दिया गया है, श्रेय दिया गया है कि इन्होंने किसको इन्वेंट किया? तबला और सितार को इन्वेंट किया। कौन भाई? आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को क्रेडिट दिया गया है कि भारत में इन्होंने ख्याल और कव्वाली स्टाइल ऑफ सिंगिंग को भी पॉपुलर बनाने का प्रयास किया। ख्याल और क्या? कव्वाली। कव्वाली क्या है? तो सूफी संगीत है। क्लियर ना? ख्याल के बारे में हम लोग थोड़ी देर के बाद समझेंगे। तो ख्याल और कव्वाली को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट दिया गया है वो किनको दिया गया है? आंसर है अमीर खुसरो, ख्याल और कव्वाली। चलिए थोड़ा सा अमीर खुसरो के बारे में जान गए। अब 15वीं सदी में हम लोग पहुंच चुके हैं और यह नाम याद रखना है आपको, और नाम है पुरंदर दास। एकदम इंपॉर्टेंट है, पुरंदर दास। इन्हें कहा जाता है कार्नाटिक शास्त्रीय संगीत का पिता, फादर ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक। ये नाम एकदम याद रखेंगे। तो पुरंदर दास ने कार्नाटिक शास्त्रीय संगीत के नियमों का, सिद्धांतों का गठन किया जिसे आज भी फॉलो किया जाता है। तो ही फिक्स्ड व्हाट द रूल्स ऑफ व्हाट? कार्नाटिक म्यूजिक। और इसको आज भी फॉलो किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या बोला गया? इसलिए इन्हें कहा गया है फादर ऑफ क्या भाई? कार्नाटिक म्यूजिक। ये कब के हैं? 15वीं और 16वीं सदी के हैं। क्लियर? अब हम लोग 16वीं सदी में हैं और 16वीं सदी भारत के शास्त्रीय संगीत से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदियों में से एक है। साउथ इंडिया में अभी आपने 16वीं सदी में देखा कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत के पिता, और नाम क्या है? नाम है
पुरंदरदास। और इसी 16वीं सदी में कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत की एक और महान विभूति हैं, उनका नाम है राम अमात्य, जिन्होंने क्या किताब लिखी थी? जिन्होंने किताब लिखी स्वरमेल कलानिधि, 16वीं सदी में। और यदि हम लोग नॉर्थ इंडिया में आए तो नॉर्थ इंडिया में भारतीय शास्त्रीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में नाम आता है तानसेन। तानसेन के पहले हैं ग्वालियर के राजा ग्वालियर के शासक हैं मान सिंह। इसके बाद तानसेन के गुरु हरिदास। तानसेन के समकालीन दो और बड़े ग्रेट सिंगर हैं, नाम है बाज बहादुर और बैजू बावरा। तो देखिए ये सारे के सारे कब के हैं? 16वीं सदी के। तो क्या नाम आ रहा है भाई 16वीं सदी में? देखिए एक नाम आ रहा है मान सिंह। मान सिंह ग्वालियर के शासक थे और इन्होंने ध्रुपद पर एक किताब की रचना की। बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है ध्रुपद पर, और उस पुस्तक का नाम है मान कुतूहल। और ठीक इसी 16वीं सदी में है हरिदास, जो कि किनके गुरु हैं? तानसेन के गुरु माने जाते हैं। फिर बैजू बावरा, ये अकबर के दरबार से संबंधित नहीं है। सामान्यतः कहा जाता है कि ये पश्चिम भारत यानी गुजरात और मालवा क्षेत्र से संबंधित थे। बैजू बावरा ये भी महान ध्रुपद गायक रहे हैं। तानसेन के बारे में बात करेंगे। बाज बहादुर मालवा के शासक थे और गायक थे। इनकी पत्नी भी एक ग्रेट सिंगर थी, नाम था रूपमती। क्लियर ना? और फिर बाज बहादुर बाद में अकबर के एक अधिकारी बनते हैं और अकबर के दरबार में गायक भी रहते हैं। तो महान गायकों की सदी है, भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित महान गायक, महान संगीतज्ञ। तो तानसेन का जन्म, आप लोग तानसेन के बारे में पढ़ चुके होंगे। तानसेन महान ध्रुपद गायक है, इन्हें कहा जाता है ग्रेटेस्ट ध्रुपद सिंगर। अब ये ध्रुपद क्या है? तो ध्रुपद जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक हिस्सा है। अभी मैं बात करूंगा थोड़ी देर में कि क्या है ये ध्रुपद। तो तानसेन का जो मूल नाम है वह है रामतनु पांडे या फिर रामतनु मिश्रा। इन्हें तानसेन की उपाधि किसके द्वारा दी गई? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किसने दिया तानसेन या रामतनु मिश्रा को तानसेन की उपाधि? किसने दिया भाई? ग्वालियर के शासक हैं विक्रमजीत। ग्वालियर के शासक विक्रमजीत ने तानसेन को उपाधि दी थी, यानी रामतनु मिश्रा को उपाधि दी थी क्या? तानसेन की। फिर तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में गायक या गायकी का कार्य करते थे। फिर वहां से ये किसके दरबार में पहुंचते हैं? वहां से ये पहुंचते हैं अकबर के दरबार में, और अकबर ने इन्हें मियां तानसेन कहा, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। और तानसेन कई सारे रागों के सृजक माने जाते हैं, जैसे जैसे मियां की तोड़ी, मियां की मल्हार, मियां की सारंग, राग दीपक, ये सारे रागों के आविष्कार करता कौन है? तानसेन। क्या क्या बताया? मियां की तोड़ी, मियां की सारंग, क्लियर, मल्हार, मियां की मल्हार और राग दीपक, इन सारे रागों के आविष्कार करता, सृष्टिकर्ता, सृजन करता कौन है? तानसेन। तानसेन को अकबर ने क्या उपाधि दी थी? कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। किसको भाई? तानसेन को। तो तानसेन महान ध्रुपद गायक। तो अभी मैं आपको भारतीय शास्त्रीय संगीत का थोड़ा हिस्ट्री बताते जा रहा हूं। क्या बताया आपको? पहले राग क्या होता है वो बताया, उसके बाद फिर राग आधारित गायन का प्रचलन कब से हुआ वो बताया, किस तरह से भारत का जो शास्त्रीय संगीत है ये दो भागों में बटा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत, इसके बारे में बताया। और फिर हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे भारत का शास्त्रीय संगीत विकास कर रहा है, कैसे कैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए महानुभाव, बड़े बड़े गायक, विद्वान इसको शास्त्रीय संगीत को नवीन आयाम, नवीन ऊंचाई दे रहे हैं।
तो 16वीं सदी में बताया। 17वीं सदी में कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत से संबंधित एक महान विभूति है, नाम है उनका वेंकटमुखी। वेंकटमुखी, इन्होंने कौन सी किताब लिखी? चतुर्दंडी प्रकाशिका। भारत का जो दक्षिण भारत का कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत है उसमें रागों को विभाजित किया गया है। तो रागों के विभाजन की एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, जिसे क्या कहा गया है? मेलाकर्ता। और इस मेलाकर्ता के जनक दो लोगों को माना जाता है, एक है राम अमात्य और दूसरे नंबर है कौन? वेंकटमुखी। तो 17वीं सदी के बारे में आपको बताया। अब हम लोग पहुंच गए कहां? 18वीं और 19वीं सदी में। और ये जो तीन नाम आपको यहां दिए गए हैं एकदम याद रखना है। इन्हें कहा जाता है कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत की त्रिमूर्ति या तीन माताएं कहा जाता है। कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत के पिता कौन है? पुरंदर दास। और तीन माताएं कौन है? आंसर है आपके त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्याम शास्त्री। 18वीं 19वीं सदी से त्रिमूर्ति भी इन्हें कहा जाता है कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत का। क्या क्या नाम? त्यागराजा, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्याम शास्त्री। 18वीं और 19वीं सदी में है हम लोग। और आइए इसी 18वीं सदी में हम लोग कहां पर है भाई? 18वीं सदी में है और मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में है। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायन शैली बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला को ध्रुपद उतना पसंद नहीं आता था। पसंद क्या आता था? ख्याल। और क्यों आता था? क्योंकि ख्याल में इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप ज्यादा होता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में दो गायक हैं जिन्होंने ख्याल सिंगिंग को, ख्याल स्टाइल ऑफ म्यूजिक को काफी लोकप्रिय बनाया, बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाया। और उन दोनों गायकों का नाम है सदारंग और अदारंग। सदारंग का वास्तविक नाम था नेमत खान और अदारंग का वास्तविक नाम था फिरोज खान। तो सदारंग और अदारंग ने किस गायन शैली को लोकप्रिय बनाया डियर? आंसर है ख्याल। याद रहेगा, सदारंग और अदारंग। क्लियर? अभी हम लोग थोड़ा बात करेंगे थोड़ी देर में ये घराना, ख्याल के घराना और ध्रुपद का घराना, इन सब के बारे में बात करेंगे। हम लोग हैं 19वीं और 20वीं सदी में। और 19वीं और 20वीं सदी में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दो महान विभूति का नाम जान लेना है। एक है पंडित विष्णु पलुस्कर और दूसरे हैं पंडित विष्णु भातखंडे। यदि आज आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जो रूप देख रहे हैं, उस रूप को सामने लाने में, उस रूप को एक स्थायी तत्व देने में जिनका सबसे बड़ा योगदान है, उसमें नाम आता है विष्णु पलुस्कर और विष्णु भातखंडे का। तो विष्णु पलुस्कर ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देने के लिए कॉलेज और स्कूल खोलना स्टार्ट किया। और इसी क्रम में जो सबसे पहला स्कूल खोला गया उसे बोला गया गंधर्व महाविद्यालय। इसे कहां खोला गया था? पहली बार लाहौर में खोला गया और फिर देश के कई हिस्सों में इसकी स्थापना की गई थी, गंधर्व महाविद्यालय। और ये है विष्णु भातखंडे। विष्णु भातखंडे भारत का जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है यह राग आधारित है। और भारत के जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, इन रागों को वर्गीकृत किया गया है। किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? थाट। थाट एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है जिसके द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय रागों को वर्गीकृत, कैटेगराइज किया जाता है। तो थाट के जनक कौन है? तो आंसर है विष्णु भातखंडे। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ये महान विभूतियां हैं जिनको आपको जान लेना था भाई। चलिए, तो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया। क्या टॉपिक कवर किया? थोड़ा सा इतिहास जाना। किसका इतिहास? भारत के शास्त्रीय संगीत का इतिहास जाना। अब थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते हैं। क्या नॉलेज लेते हैं? नॉलेज लेते हैं सबसे पहले हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायन की कई शैलियां हैं। कौन कौन सी शैली है? ध्रुपद,
जिसे कहा जाता है ओल्डेस्ट। ध्रुपद ओल्डेस्ट सिंगिंग स्टाइल माना जाता है। तो सबसे पुरानी जो गायन शैली है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में वो है ध्रुपद, और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वह है ख्याल। इसके अलावा और भी कई सारी शैलियां हैं, ठुमरी, टप्पा, दादरा, क्लियर ना। ठुमरी है, टप्पा है, दादरा है, ये सब भी क्या है, गायन की शैलियां हैं। कुछ लोग इसे सेमी क्लासिकल कहते हैं, अर्ध शास्त्रीय कहते हैं, और प्योर क्लासिकल में ध्रुपद और ख्याल आता है। अब ध्रुपद के भी कई सारे स्टाइल हैं, जैसे नौहरवानी, गौहरवानी, खंडारवानी और डागुरवानी। ये सब क्या है डियर, ये सब ध्रुपद की गायन शैलियां हैं। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कौन सी गायन शैली सबसे पुरानी है, आंसर है ध्रुपद। और ध्रुपद के भी कई सारे स्टाइल हैं, सब स्टाइल्स हैं, उसमें नाम दे दिया, नौहरवानी या नौहारवानी, क्लियर ना, गौहरवानी या गोबरहारवानी, खंडारवानी और डागुरवानी। ध्रुपद के कई सारे इंपॉर्टेंट सिंगर्स हैं, जैसे ना डागुर ब्रदर्स, गुंडेचा ब्रदर्स, डागुर, रहीमुद्दीन डागर, फहीमुद्दीन डागर, गुंडेचा बंधु, ये सब क्या है, ये सब ध्रुपद के महान गायक हैं। पंडित राजन साजन मिश्र ध्रुपद के क्या ग्रेट सिंगर हैं। राजन साजन मिश्र, गुंडेचा ब्रदर्स, डागुर ब्रदर्स। तो थोड़ा सा आइडिया मिल गया। और ध्रुपद के ग्रेट सिंगर कौन है, तानसेन। और ध्रुपद से एसोसिएटेड और कौन कौन से सिंगर्स हैं, तो आपको नाम बता दिया हूं, हरिदास, बाज बहादुर, हरिदास हैं, बाज बहादुर हैं, और उसके बाद बैजू बावरा हैं। ये सब क्या है, खुशहाल खां, अटक खां, बट खुशहाल खां, अटक खां, अनूप खां, चित्रा खां, ये सब का नाम नॉर्मली आप लोग को नहीं याद रखना है, जितना मैंने नाम बता दिया वो काफी है। तो थोड़ा सा आपको बताया ध्रुपद के बारे में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ध्रुपद के बाद बात करने जा रहे हैं क्या, बात करने जा रहे हैं ख्याल। ख्याल जो है यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। इसमें इम्प्रोवाइजेशन के स्कोप कुछ ज्यादा होते हैं। ख्याल से संबंधित भारत में कई घराने भी हैं। कौन कौन सा घराना है भाई, तो देखिए यहां घराना है ख्याल से संबंधित कई सारा, आगरा, ग्वालियर, जयपुर, किराना, पटियाला, रामपुर, कुछ लोग भिंडी बाजार और इंदौर, ये सब भी क्या है, ख्याल गायन से संबंधित इंपॉर्टेंट घरानाज है। क्या क्या नाम बताया, आगरा घराना, जिसे क्या माना जाता है, सबसे पुराना घराना माना जाता है, आगरा। फिर ग्वालियर, जयपुर, किराना घराना, पटियाला, रामपुर, भिंडी बाजार, इंदौर। और इंदौर घराने के जो फाउंडर हैं 20वीं सदी में, उनका नाम है उस्ताद अमीर खान। कुछ 2 4 5 प्रमुख ख्याल गायकों का नाम जान लेते हैं। तो ख्याल गायक में नाम आप लिख सकते हैं, अमीर खुसरो ख्याल गायक हैं। हुसैन शाह सरकी एक सरकी सुल्तान है, कहां पर रह रहे हैं, जौनपुर में, वो भी क्या है, वह भी ख्याल गायक हैं, हुसैन शाह सरकी। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार से जुड़े हुए 2 गायक हैं, सदारंग और अदारंग, यानी नेमत खां और फिरोज खां। उसके बाद देखिए इधर पहुंच गए, उस्ताद फयाज खान आगरा घराने से संबंधित है, उस्ताद अब्दुल करीम खान किराना घराने से संबंधित है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान पटियाला, बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद अमीर खान इंदौर घराने से संबंधित है, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर जयपुर घराने से संबंधित हैं।
तो आपको थोड़ा सा आइडिया दिया अबाउट ख्याल के बारे में, थोड़ा आइडिया दिया आपको अबाउट टाइप्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, दादरा, टप्पा, है ना। इसके अलावा और क्या आ सकता है, इसके अलावा आप चाहें तो तराना भी लिख सकते हैं, तराना। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है वो क्या है, एक है हारमोनियम, एच से हारमोनियम, पखावज। ध्रुपद में पखावज का प्रयोग होता है, ढोलक जैसा होता है समझिए, पखावज। और फिर ख्याल में तबला, क्लियर, तबला, पखावज, हारमोनियम, सितार, तानपुरा, इन सब का किसमें प्रयोग होता है, इन सब का, ये सारे इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में। अब थोड़ा सा कार्नाटिक भी समझ ले, एक दो पॉइंट। कार्नाटिक म्यूजिक, इनके इंपॉर्टेंट सिंगर्स आपको मैं बता चुका हूं, फादर पुरंदरदास, ट्रिनिटी, त्यागराजा, मुथुस्वामी दीक्षितार, श्याम शास्त्री। इसके अलावा दो और सिंगर का नाम जान चुके हैं, राम अमात्य, और राम अमात्य की रचना स्वरमेल कलानिधि। और एक और सिंगर का नाम बताया था, नाम था वेंकट मुखी, जिन्होंने किताब लिखी चतुर्दंडी प्रकाशिका। अन्नमाचार्य, ये भी महान संगीतज्ञ रहे हैं कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत से। तो 5-6 सिंगर्स का नाम आपको मैंने बताया। कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत, जिस तरह से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गायन की कई विधाएं हैं, उसी तरह से आपको भी कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत में गायन की कई विधाएं देखने को मिलेंगी। जैसे है पल्लवी, अनुपल्लवी, अनुपल्लवी, कीर्तनम, कीर्तनम, तिलन्ना। ये सब क्या है डियर, ये सब गायन की शैलियां हैं। किसमें, कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक में। पल्लवी, अनुपल्लवी, राग के अंदर ही गायन का वो हिस्सा होता है, कीर्तनम, तिलन्ना इत्यादि। फिर कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक में कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, तो आंसर है वायलिन, है ना, वायलिन का यूज होता है। उसके बाद घतम, घतम एक मटके जैसी संरचना होती है। उसके बाद मृदंगम, मृदंगम, वीणा, ये सब क्या है, तो ये सब है आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड टू कर्नाटिक म्यूजिक। तो देखो हम लोगों ने डिटेल बात कर लिया, किसके बारे में डिटेल बात कर लिया, आंसर है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। इसके हिस्ट्री को भी समझा, इसके जो दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक, इन सबको भी समझ लिया। क्लियर। तो डांस और म्यूजिक हम लोग जान गए। अब आपको थोड़ा कुछ फैक्ट के बारे में बता देता हूं, फोक म्यूजिक के बारे में। फोक म्यूजिक, और उसमें आपको मैं बताता रहूंगा कि आपके एग्जाम में आने के क्या चांसेस हैं। जैसे रशिया गीत आने के चांसेस नहीं है। पंखिड़ा राजस्थान में, लोटिया फोक सॉन्ग कहां पॉपुलर है, राजस्थान में। पांडवानी ये आ सकता है। ये जो फोक म्यूजिक है ये कहां पॉपुलर है, पांडवानी छत्तीसगढ़। बरहमासा ये सब आने के चांसेस नहीं है। फिर मांडो आने का चांसेस नहीं है, गोवा में पॉपुलर है। आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र में पॉपुलर है, एमपी और उत्तर प्रदेश का, ये आ सकता है आपका। होरी आने के चांसेस नहीं है। सोहर नहीं, चक्री नहीं। लामन आ सकता है, कहां पर, लामन हिमाचल प्रदेश, ये रह सकता है। कजरी उत्तर प्रदेश में रह सकता है।
टप्पा रहने के चांसेस हैं पंजाब में, पावड़ा लोक गीत है वहां महाराष्ट्र का पावड़ा, तीज रह सकता है राजस्थान। फिर बिहू सॉन्ग, बिहू एक डांस भी है, बिहू एक फेस्टिवल भी है और गाना भी है, और ये कहां पर है? असम में। लाई हरोबा रहने के चांसेस हैं कहां पर? मणिपुर में है लाई हरोबा। साई कुटी, साई कुटी वहां का लोकल फोक सॉन्ग है, कहां का? मिजोरम का, तो इसके रहने के चांसेस हैं। फिर आपका बाउल गान, बाउल गान पश्चिम बंगाल का, यह आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर डियर? तो बाउल गान याद रखना है आपको। उसके बाद क्या याद रखना है? साई कुटी, लाई हरोबा, लाई हरोबा मणिपुर, साई कुटी कहां? मिजोरम, बिहू असम, क्लियर? बिहू असम, तीज राजस्थान, पावड़ा महाराष्ट्र, टप्पा पंजाब, कजरी उत्तर प्रदेश। ये सब आपको नॉर्मली मैच करने के लिए प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। लामन हिमाचल प्रदेश, सोहर उत्तर प्रदेश, आल्हा उत्तर प्रदेश एमपी, पांडवानी छत्तीसगढ़। इसके अलावा एक और डांस ड्रामा है जो कि याद रखना है, डांस ड्रामा। कौन सा है भाई डांस ड्रामा? प्लीज वेट डियर। प्लीज वेट। यस, कौन सा डांस ड्रामा आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? वो है यक्षगान। यक्षगान कर्नाटका और आंध्रा में डांस ड्रामा है यक्षगान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यक्षगान किधर? कर्नाटक आंध्र, कर्नाटक क्षेत्र में और आंध्र क्षेत्र में। क्या बताया? ये यक्षगान जो है डांस और ड्रामा है, तो जहां डांस ड्रामा वहां ऑटोमेटिक म्यूजिक रहेगा ही रहेगा। तो यस, हम लोगों ने आज अपना टॉपिक कवर कर लिया। क्या टॉपिक कवर किया? टॉपिक कवर कर लिया आपका परफॉर्मिंग आर्ट, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो क्लास यहीं पर हम लोग अब एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए टॉपिक हैं उसको हम लोग कवर करेंगे।